दोस्तों, क्या आपने कौए और इंसान की शादी के बारे में सुना है? आज हम आपको लड़की और कौए की शादी की कहानी सुनाने वाले हैं। लड़की की शादी कौए के साथ कर दी गई। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं। पुराने जमाने की बात है, शायद कोई 4 या 500 साल पहले की। ये उस वक्त की बात है जब गांवों में आज की तरह बिजली, पक्की सड़कें या गाड़ियों का शोर नहीं हुआ करता था। शाम होते ही पूरा इलाका जैसे गहरी खामोशी की चादर ओढ़ लेता था। सूरज ढलने के साथ ही घरों के कच्चे आंगनों में मिट्टी के चूल्हे सुलगने लगते। लकड़ियों के जलने की खुशबू हवा में तैरने लगती और लोग जल्दी खाना खाकर अपनी चारपाइयों पर लेट जाते। शहर की भागदौड़ चकाचौंध से बहुत दूर एक छोटा सा लेकिन बेहद खूबसूरत गांव था। इसी गांव के एक नुक्कड़ पर, खेतों के बिल्कुल करीब, एक बूढ़ा किसान अपनी 3 जवान बेटियों के साथ रहता था। उसका घर कच्चा जरूर था, मिट्टी और गाड़े से लिपी हुई दीवारें और फूस की छत, लेकिन अंदर से शीशे की तरह साफ सुथरा रहता था। इस किसान को हर कोई बाबा जी कहकर पुकारता था। बाबा जी गांव के बहुत ही शरीफ, मेहनती और सीधे साधे इंसान थे। उनकी 3 बेटियां थीं, फरीहा, करीहा और सबसे छोटी महक। तीनों बच्चियां अब बड़ी हो चुकी थीं। उम्र कोई 21 से 24 के आसपास रही होगी। फरीहा सबसे बड़ी बेटी थी। फरीहा का कद लंबा था, रंग गोरा और नैन नक्श बहुत तीखे थे। वो दिखने में बहुत खूबसूरत थी, लेकिन इस खूबसूरती ने उसकी आंखों में थोड़ा सा घमंड भी भर दिया था। उसे सजना संवरना बहुत पसंद था। वो गांव की बाकी लड़कियों के बीच खुद को कुछ खास समझती थी। उसका लहजा यूं तो नरम होता था, लेकिन बातों में अक्सर अपनी अहमियत जताने की आदत थी। करीहा मंझली बेटी थी। करीहा अपनी बड़ी बहन से थोड़ी अलग थी। वो ज्यादातर खामोश रहती थी, मगर उसकी नजरें बहुत तेज थीं। वो चीजों को बहुत बारीकी से देखती और समझती थी। घर के कामों में वो फुर्तीली थी, लेकिन उसके दिल में हमेशा आगे बढ़ने और बेहतर जिंदगी पाने की एक अजीब सी होड़ लगी रहती थी। वो फरीहा के बहुत करीब थी और दोनों अक्सर मिलकर बातें किया करती थीं। महक सबसे छोटी बेटी थी। महक अपनी दोनों बहनों से बिल्कुल जुदा थी। उसका रंग सांवला था और शक्ल ओ सूरत बहुत ही सादी सी थी। उसमें फरीहा जैसा कोई गुरूर या करीहा जैसी कोई चालाकी नहीं थी, लेकिन महक की खूबी उसकी आंखें थीं। उन आंखों में एक अजीब सी हिम्मत और सुकून था। वो किसी भी बात पर बहुत जल्दी यकीन कर लेती थी और सच्चाई को दिल से अपना लेती थी। उसे सादगी में ही असली खुशी मिलती थी। इन तीनों लड़कियों की माँ इस दुनिया में नहीं थी। ये उस वक्त की बात है जब महक सिर्फ 6 साल की एक छोटी सी बच्ची थी। घर की औरत के यूं अचानक चले जाने से बाबा जी अंदर से टूट कर रह गए थे। एक पल के लिए उन्हें लगा कि वो इन 3 बच्चियों को कैसे पालेंगे, मगर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने कभी अपनी बेटियों में बेटे की कमी महसूस नहीं की। उनके लिए तीनों लड़कियां उनके आंगन के फूल थीं। बाबा जी तीनों को अपने साथ खेतों में ले जाते। वो खुद हल चलाते और बेटियों को भी मिट्टी से जुड़ना सिखाते। जब बेटियां मिट्टी में लथपथ होकर हंसती खेलती, तो बाबा जी की सारी थकान उतर जाती। शाम को जब वो पसीने से भीग कर घर लौटते और अपनी बेटियों को हंसते हुए देखते, तो उनके दिल को एक गहरी तसल्ली मिलती। मगर हकीकत हमेशा इतनी खूबसूरत नहीं होती। बाबा जी की नजर में तो तीनों बेटियां बराबर थीं, लेकिन खुद बहनों के बीच एक गहरी खाई बन चुकी थी। फरीहा और करीहा का रंग रूप और शौक एक जैसे थे, इसलिए वो महक को हमेशा खुद से कमतर समझती थी। अक्सर जब महक मिट्टी के बर्तनों को साफ कर रही होती या आंगन बुहार रही होती, तो फरीहा और करीहा चारपाई पर बैठकर उसका मजाक उड़ाती। फरीहा बालों में कंघी करते हुए कहती, बिल्कुल गमवार है ये। देखो ना, इसका रंग देखो और इसका पहनावा तो देखो, जैसे किसी मजदूर की बेटी हो। करीहा भी मुस्कुराते हुए हामी भरती, अब्बू इसके सिर पर ज्यादा ही हाथ रख देते हैं, हमेशा इसी की तरफदारी करते हैं, इसीलिए इसे उड़ने की आदत हो गई है। इसे लगता है ये भी हमारे बराबर है। महक ये सारी बातें सुनती। एक पल के लिए उसके हाथ रुकते, मगर फिर वो खामोशी से मुस्कुरा देती। वो कभी पलटकर कोई कड़वा जवाब नहीं देती थी। जब बाबा जी के कानों में ये ताने पहुंचते, तो वो अपनी बड़ी बेटियों को सख्ती से डांटते, मेरी तीनों बेटियां मेरी जान हैं। खबरदार जो आगे से तुम दोनों ने महक को कुछ कहा। मेरे लिए तुम तीनों बराबर हो। लेकिन जो बात दिलों में बैठ जाए, वो सिर्फ डांट से कहाँ मिटती है। वक्त पंख लगाकर उड़ रहा था।
बेटियां अब पूरी तरह जवान हो गई थीं और पूरे गांव में उनकी शादी को लेकर बातें होने लगी थीं। गांव का दस्तूर था कि लड़कियां जैसे ही बड़ी होतीं, उनके हाथ पीले कर दिए जाते थे। लेकिन बाबा जी की तीन तीन बेटियां घर बैठी थीं। औरतें कुएं पर पानी भरते हुए आपस में कानाफूसी करतीं। अरे देखो ना, बाबा जी की तीन तीन लड़कियां बैठी हैं और किसी का कोई रिश्ता तय नहीं हुआ। पता नहीं बाबा जी क्या सोचकर बैठे हैं। शाम को जब मर्द चौपाल पर हुक्का पीते तो वहां भी यही बातें होती। ये सारी बातें उड़ती उड़ती बाबा जी तक भी पहुंच जाती थीं। अब रातों को उनकी नींद उड़ चुकी थी। एक रात खाना खाने के बाद जब सब सो गए तो बाबा जी अपनी चारपाई पर अकेले बैठे जमीन को ताक रहे थे। उनके दिल में एक अजीब सी उलझन थी। वो खुद से बातें कर रहे थे। अगर इनकी मां जिंदा होती तो वो जाने कितने अच्छे घर ढूंढ लाती। मुझे तो बस खेतों की मिट्टी, हल और फसलों का काम आता है। मुझे क्या पता कि इन नाजुक बच्चियों के लिए घर कैसे बसाए जाते हैं। काफी देर सोचने के बाद उस रात बाबा जी ने एक बहुत ही अजीब मगर पक्का फैसला किया। अगली सुबह जब हल्की हल्की ओस अभी पत्तों पर ही थी, बाबा जी ने अपनी तीनों बेटियों को आंगन में बुलाया। मैंने रात भर सोचकर एक फैसला लिया है। उन्होंने बहुत ही संजीदगी और धीमे लहजे में कहा, अब तुम तीनों अपने अपने लिए दूल्हे खुद तलाश करोगी। ये सुनते ही तीनों बेटियां हैरान रह गईं। गांव के माहौल में ये बहुत ही अनोखी और अचरज में डालने वाली बात थी। फरीहा ने झुंझलाते हुए कहा, अब्बू, ये आप क्या कह रहे हैं? ये कैसे हो सकता है भला? लड़कियां खुद अपने रिश्ते कैसे ढूंढ सकती हैं? करीहा भी घबराते हुए बोली, हाँ अब्बू, आप हमें कहाँ भेजेंगे दूल्हा तलाशने के लिए? लोग क्या कहेंगे? लेकिन महक अपनी जगह चुपचाप खड़ी रही। उसने एक भी सवाल नहीं किया। बस वो अपने बाबा की आंखों में एक अजीब से एहसास के साथ देखती रही। बाबा जी ने उन्हें शांत करते हुए समझाया, घबराओ मत, मेरी बात पूरी सुनो। तुम तीनों को मेरे साथ गांव के किनारे वाले बाग में चलना होगा। वहां तुम तीनों अपने हाथों से तीन तीन पौधे लगाओगी। जब पौधे लग जाएंगे तो बाग के बीच में जो तीन पेड़ हैं, तुम तीनों बारी बारी उन पेड़ को कुल्हाड़ी से काटोगी। याद रहे, जिसका पेड़ कटने के बाद जिस तरफ गिरेगा, उस लड़की का रिश्ता उसी दिशा से आएगा। ये बात सुनने में बहुत अजीब और किसी किस्से कहानी जैसी लग रही थी, मगर बाबा जी का अंदाजा और उनका लहजा इतना तेज था कि किसी भी बेटी में उन्हें मना करने की या बहस करने की हिम्मत नहीं हुई। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही बाबा जी ने एक भारी कुल्हाड़ी, जमीन खोदने के लिए तीन कुदालें और एक टोकरी में 9 छोटे पौधे रखे। वो अपनी तीनों बेटियों को लेकर गांव के आखिरी छोर पर मौजूद उस पुराने बाग की तरफ चल दिए। ये जगह बहुत ही खामोश थी। वहां सिर्फ हवा के चलने से पत्तों की सरसराहट की आवाज आती थी या फिर किसी परिंदे की दूर से आती हुई आवाज। वहां पहुंचकर बाबा जी के कहने पर बारी बारी तीनों ने जमीन में गड्ढे खोदे। मिट्टी से उनके हाथ सन गए, माथे पर पसीना आ गया, लेकिन उन्होंने अपने अपने पौधे लगा दिए। जब ये काम पूरा हो गया तो बाबा जी ने उन पेड़ों की तरफ इशारा किया और कहा, अब हर एक आगे आए और अपनी पूरी ताकत से कुल्हाड़ी चलाए। सबसे पहले बड़ी बहन फरीहा आगे बढ़ी। उसने कुल्हाड़ी को मजबूती से पकड़ा और एक जोरदार वार किया। एक भारी आवाज गूंजी। 2-3 वार के बाद पेड़ हिला और फिर धीरे धीरे चरचराता हुआ सीधा उत्तर दिशा की तरफ गिर गया। पेड़ को उस तरफ गिरता देख फरीहा के चेहरे पर एक चमक और मुस्कान खिल गई। वजह यह थी कि उत्तर दिशा की तरफ जो रास्ता जाता था, उसी रास्ते पर थोड़ी दूर उसकी खाला का घर था। फरीहा की वहां अक्सर अपनी खाला के बेटे से छुप छुप कर बातें हुआ करती थीं। उसने तो मन ही मन ये सोच भी रखा था कि काश उसका रिश्ता उधर ही हो जाए। आज पेड़ भी उसी दिशा में गिरा था तो उसका दिल खुशी से झूम उठा। अब बारी थी मझली बहन करीहा की। करीहा ने पेड़ को गौर से देखा। उसने कुल्हाड़ी उठाई और बहुत ही सोच समझकर वार करना शुरू किया। 1, 2, 3, 4 और कुछ ही पलों में पेड़ जड़ से अलग होकर दक्षिण दिशा की तरफ जा गिरा। पेड़ को दक्षिण की तरफ गिरता देख करीहा की आंखें भी खुशी से चमक उठीं। वजह यह थी कि दक्षिण की तरफ उसकी मां की पुरानी सहेली रहती थी, जिसका बेटा करीहा को पसंद था। अब उसका रास्ता भी साफ हो गया था। आखिर में बारी आई सबसे छोटी और सांवली महक की। महक ने बिना कुछ सोचे बिल्कुल खामोशी से कुल्हाड़ी उठाई। उसने ना तो उत्तर की तरफ देखा, न दक्षिण की तरफ। उसने अपनी नाजुक बाजुओं से कुल्हाड़ी को हवा में उठाया और पेड़ पर वार किया। उसकी पहली ही चोट से पेड़ की छाल उखड़ी, टहनियां बुरी तरह हिलीं
और कुछ ही देर में एक जोरदार आवाज के साथ वो पेड़ सीधा घने जंगल की तरफ जा गिरा। पेड़ के गिरते ही वहां एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। हवा जैसे रुक सी गई। उसका पेड़ जंगल की तरफ गिरा था। तभी उस खामोशी को चीरते हुए फरीहा जोर जोर से हंसने लगी। वो ताना मारते हुए बोली, अरे वाह, क्या बात है। कहीं इस घने जंगल में कोई जंगली भालू या शेर तो नहीं है तेरा दूल्हा? करीहा ने भी हंसते हुए छुटकी ली। या फिर हो सकता है कोई भूत प्रेत हो, जो रातों को अंधेरे में जंगलों में भटकता रहता हो। अब तो महक को जंगल में ही अपना शौहर ढूंढना पड़ेगा। महक के चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई। उसने अपनी बहनों के इन तीखे तानों का कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी नजरें जमीन की तरफ झुका लीं। बाबा जी ने दोनों बड़ी बहनों को घूर कर देखा और फिर एक गहरी सांस लेते हुए सिर्फ इतना कहा, जो होगा कल बात करेंगे। किसी पर इस तरह हंसना नहीं चाहिए। उस रात उस कच्चे घर में कोई भी ठीक से सो नहीं पाया। फरीहा और करीहा एक ही चारपाई पर लेटी हुई आधी रात तक फुसफुसाकर बातें करती रहीं। वो दोनों अपनी अपनी ख्यालों की दुनिया में खोई हुई थीं, अपने होने वाले दूल्हों और आने वाली जिंदगी के सपने बुन रही थीं। लेकिन महक महक अपने बिस्तर पर लेटी खुली आंखों से छत को ताक रही थी। उसके दिल में एक अजीब सी हलचल थी, लेकिन डर नहीं था। अगले दिन सुबह सवेरे का वक्त था। बाबा जी घर के आंगन में अपनी चारपाई पर बैठे थे। उनके हाथ में एक पुरानी लकड़ी की छड़ी थी और आंखें किसी गहरी सोच में डूबी हुई थीं। थोड़ी ही देर में उनकी तीनों बेटियां तैयार होकर एक एक करके उनके सामने आ गईं। बाबा जी ने छड़ी को जमीन पर टिकाते हुए कहा, मेरी बच्चियों, कल जिस तरफ तुम्हारा पेड़ गिरा था, आज तुम्हें उसी तरफ जाना है। फिर उन्होंने थोड़ा रुककर बेहद संजीदगी से कहा, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, तुम जिस भी दरवाजे पर पहुंचो, वहां हमेशा अदब से पेश आना, और वहां से तुम्हें जो भी जवाब मिले, उसे खुशी खुशी मान लेना। बाबा जी की बात सुनकर सबसे पहले फरीहा आगे बढ़ी। उसका पेड़ उत्तर की तरफ गिरा था। ये वो रास्ता था जो गांव के बाहर से होता हुआ एक छोटी सी पगडंडी के जरिए थोड़ी ऊंचाई पर बने घरों की तरफ जाता था। फरीहा ने सफेद रंग की एक साफ चादर ओढ़ी, अपना माथा सीधा रखा और उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून और भरोसा था। वो उस रास्ते पर यूं चली जा रही थी जैसे उसे अपनी मंजिल का पहले से ही अंदाजा हो। रास्ते भर वो बचपन की यादों में खोई रही। उसे याद आ रहा था कि जब भी वो अपनी खाला के घर जाती थी, तो उनके बेटे सलामत से उसकी कितनी नोकझोंक होती थी। कभी किसी मिट्टी के खिलौने को लेकर दोनों लड़ पड़ते, तो कभी पतंग उड़ाने के पीछे झगड़ा हो जाता। मगर जैसे जैसे वो दोनों बड़े हुए, वो बचपन की लड़ाइयां एक मीठी सी दोस्ती और फिर एक अनकहे रिश्ते में बदल गईं। चलते चलते जब फरीहा अपनी खाला के घर पहुंची और दरवाजा खटखटाया, तो खाला ने दरवाजा खोला। सामने अपनी बड़ी भांजी को यूं अचानक देखकर वो पहले तो थोड़ी हैरान हुई, लेकिन जब फरीहा ने उन्हें अंदर बैठकर तसल्ली से सारी बात बताई, बाबा जी का फैसला, बाग में पेड़ का कटना और उसका ठीक उत्तर दिशा की तरफ गिरना, तो खाला की आंखें भर आईं। तो तुम्हारे अब्बा जान ने खुद तुम्हें इस तरह भेजा है? खाला ने प्यार से पूछा। फरीहा ने शर्म से सिर झुकाते हुए बस हामी भरी। और वो पेड़ बिल्कुल हमारे घर की तरफ गिरा था। खाला के चेहरे पर अब एक मीठी सी मुस्कान तैरने लगी थी। तो फिर इसमें सोचना क्या है मेरी बच्ची? हम अपनी तरफ से पक्की हाँ कहते हैं। सलामत भी हमेशा तुम्हारे ही ख्यालों में रहता है, और मैं भी जानती हूं कि तुम इस घर को बहुत अच्छी तरह संभाल लोगी। फरीहा का दिल खुशी से भर गया। उसने खाला का शुक्रिया अदा किया। खाला ने उसे प्यार से गले लगाया, कुछ मीठा खिलाया और फिर रुखसत किया। जब फरीहा वापस बाबा जी के घर की तरफ लौट रही थी, तो उसकी चाल में एक गजब का इत्मीनान था और चेहरे पर वो रोशनी थी जो मनचाही बात पूरी होने पर आती है। अब बारी थी करीहा की। करीहा का पेड़ दक्षिण की तरफ गिरा था। ये रास्ता गांव की चहल पहल से थोड़ा दूर सुनसान इलाके की तरफ जाता था। इस रास्ते पर एक बहुत पुराना कुआं आता था। करीहा को मालूम था कि इस कुएं के पास वाले घर में एक जमाने में उसकी मां की बचपन की सबसे अच्छी सहेली रहा करती थी। उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा उसे आज भी याद था। करीहा ने किसी का इंतजार नहीं किया। वो अकेली ही उस रास्ते पर चल पड़ी। उसके कदमों में ना तो कोई हड़बड़ाहट थी और ना ही कोई सुस्ती, बस एक पक्का यकीन था। जब वो उस पुराने कुएं के पास वाले घर के सामने पहुंची और दरवाजा खटखटाया, तो अंदर से एक थकी हुई मगर जिंदा दिल आवाज आई,
दरवाजा खुला तो वही बूढ़ी औरत सामने खड़ी थी। अरे करीहा, तुम हो ना? कितना वक्त गुजर गया तुम्हारी मां को दुनिया से गए हुए। आओ अंदर आओ। कुछ देर दोनों यूं ही खामोश रहीं। पुरानी यादें ताजा होती रहीं। फिर करीहा ने वही बात दोहराई जो बाबा जी ने उसे सिखाई थी। पेड़ का गिरना और यहां तक आना। करीहा की ये बात सुनकर उस बुजुर्ग औरत की आंखें भीग गईं। उन्होंने करीहा को अपने पास बिठाया, उसका हाथ अपने हाथों में थामा और कहा, मेरी बच्ची, तुम्हारी मां अगर आज जिंदा होती तो वो भी शायद यही चाहती। मेरे बेटे, सुल्तान की नजरें हमेशा तुम्हें ही तलाशती हैं। वो तुम्हें देखकर हमेशा ही लाजवाब हो जाता है। मैं कैसे इस रिश्ते को मना कर सकती हूँ? करीहा के दिल से जैसे एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया। उसी वक्त सुल्तान भी घर के अंदर आया। उसने करीहा को वहां देखकर खुशी से आदाब किया और उस बूढ़ी औरत ने दोनों के सिर पर हाथ रखकर अपनी रजामंदी दे दी। जब करीहा वापस घर लौटी तो उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी, बिल्कुल वैसी जैसे कोई खूबसूरत मौसम आने वाला हो। लेकिन दूसरी तरफ सबसे छोटी बेटी महक का सफर इन दोनों से बिल्कुल अलग था। जहां फरीहा और करीहा पक्के और जाने पहचाने रास्तों पर गई थीं, वहीं महक अकेले उस खामोश और घने जंगल को चीरती हुई चली जा रही थी। उसके हाथों में किसी का दिया हुआ तोहफा नहीं था, बस बाबा जी की दी हुई एक छोटी सी खाने की एक पोटली थी। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, एक ऐसा सफर जिसकी कोई मंजिल उसे मालूम नहीं थी। अपनी दोनों बड़ी बहनों की हंसी और ताने उसके कानों में अब भी गूंज रहे थे। जंगल में तेरा दूल्हा होगा, कोई भूत, कोई जंगली जानवर। मगर महक के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। ना उसे कोई शर्म आ रही थी, ना घबराहट हो रही थी। उसके अंदर बस एक अजीब सा सुकून था, जो शायद उसे खुद भी पूरी तरह समझ नहीं आ रहा था। काफी दूर चलने के बाद जंगल का घनापन बढ़ने लगा। रास्ता अब बिल्कुल सीधा नहीं था। कभी उसे कांटों से भरी झाड़ियों से बचकर निकलना पड़ता, तो कभी गीली और फिसलन भरी जमीन पर अपने कदम जमाने पड़ते। महक एक एक पेड़, एक एक झाड़ी को गौर से देखकर सोचती, क्या यहां कोई है? कोई इंसान? किसी की कोई आवाज? मगर जवाब में उसे सिर्फ परिंदों की फड़फड़ाहट और सूखे पत्तों के कुचलने की आवाज ही सुनाई देती। चलते चलते कई घंटे गुजर गए। प्यास के मारे उसका हलक सूखने लगा था और लगातार चलने से उसके पांव थक कर चूर हो चुके थे। उसने एक बड़ी सी चट्टान देखी और उसके नीचे सुस्ताने के लिए बैठ गई। उसने अपनी पोटली खोली, वही पोटली जो बाबा जी ने उसे प्यार से बांध कर दी थी। उसमें से थोड़ा सा रूखा सूखा खाना निकाला, खाया और एक घूंट पानी पीकर कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। थोड़ी देर आराम करने के बाद जब वो दोबारा उठी, तो उसके दिल में फिर से उम्मीद का एक छोटा सा दिया जलने लगा। अब उसके कदम थोड़े धीमे जरूर हो गए थे, मगर उसकी नजरें और भी ज्यादा तेज हो गई थीं। कुछ और आगे चलने पर उसे झाड़ियों के पीछे से एक अजीब सी परछाई दिखाई दी। वो थोड़ा और करीब गई तो देखा कि वहां एक झोंपड़ी बनी हुई थी, मगर वो कोई आम झोंपड़ी या किसी शिकारी का ठिकाना नहीं लग रही थी। उसकी दीवारें लकड़ी की बनी थीं, उसकी छत पर सूखी टहनियों और पत्तों का एक बहुत ही खूबसूरत सा ढेर था। महक कुछ लम्हों के लिए वहां ठिठक गई। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी और झोंपड़ी का लकड़ी का दरवाजा खटखटाया। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। सन्नाटा पसरा था। उसने देखा कि दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ है। महक ने बहुत ही आहिस्ता से दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा बिना किसी आवाज के खुल गया। अंदर दाखिल होते ही महक पूरी तरह से चौंक गई। झोंपड़ी बाहर से जितनी अजीब और अलग लग रही थी, अंदर से वो उतनी ही साफ सुथरी और सलीके से सजी हुई थी। दीवारों पर लकड़ी के छोटे छोटे शेल्फ बने हुए थे, जिन पर रंग बिरंगे कंचे, सूखे हुए खूबसूरत फूल और कुछ बेहद छोटे छोटे मिट्टी के बर्तन रखे हुए थे। और सामने की तरफ एक छोटी सी खिड़की थी, जिससे जंगल की हल्की सी रोशनी अंदर आ रही थी। और उस खिड़की के किनारे बैठा था एक बहुत बड़ा सा काला कौवा। कौवा बिल्कुल हिला डुला नहीं। उसकी आंखें बहुत तेज थीं, गहरी, चमकदार और ऐसी लग रही थीं जैसे वो किसी बहुत गहरी सोच में डूबी हुई हों। मगर महक ने उस परिंदे की तरफ ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया। उसने पूरे कमरे में अपनी निगाह दौड़ाई और खुद से ही बड़बड़ाते हुए कहा, यहां तो कोई भी नहीं है, ये झोंपड़ी खाली है। और जैसे ही वो वापस लौटने के लिए मुड़ी, पीछे से एक आवाज आई, बिल्कुल इंसानों जैसे लहजे में, तुम ये कैसे कह सकती हो कि यहां कोई नहीं है?
महक के पांव जैसे जमीन में वहीं जम गए। उसकी सांसें एक पल के लिए रुक सी गईं। उसने कांपते हुए धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। कमरे में कोई दूसरा इंसान नहीं था। वही कौवा जो अभी तक चुपचाप खिड़की पर बैठा था, अब अपनी चोंच हिला रहा था और बिल्कुल इंसानों जैसी आवाज में बात कर रहा था। महक की आंखें हैरत से फैल गईं। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। ये ये कैसे मुमकिन है? उसके होंठों से बस इतना ही निकला। कौवा अपनी जगह से थोड़ा खिसका और बोला, मैं यहां इस जंगल में अकेला नहीं रहता। बस मेरी बातें सुनने वाला आज तक कोई इंसान यहां नहीं आया था। मगर आज आज तुम आ गई हो। महक के पास कहने के लिए कोई लफ्ज नहीं बचे थे। वो बिल्कुल पत्थर जैसी बनकर चुपचाप उसे देखती रही। उस कौए की आवाज, बात करने का लहजा, लफ्जों का चुनाव, सब कुछ किसी समझदार इंसान जैसा था। मगर उसकी शक्ल, उसके पंख और उसका वजूद अब भी एक परिंदे का ही था। कौए ने उससे बहुत ही नरमी से पूछा, तुम इतनी दूर इस घने जंगल में अकेले क्यों आई हो? महक ने अपने आप को थोड़ा संभाला और फिर वो पूरा माजरा शुरू से लेकर आखिर तक बता दिया। बाबा जी का फैसला, वो बाग, वो कुल्हाड़ी, उस पेड़ का जंगल की तरफ गिरना और बहनों का मजाक उड़ाना, सब कुछ। कौआ बहुत खामोशी और इत्मीनान से उसकी पूरी बात सुनता रहा। बीच बीच में उसकी गर्दन कभी समझदारी से झुकती, कभी सीधी होती। मगर उसकी चमकदार आंखें एक पल के लिए भी महक के चेहरे से नहीं हटीं। जब महक ने अपनी बात पूरी कर ली, तो वहां कुछ देर के लिए एक गहरी खामोशी छा गई। फिर उस सन्नाटे को तोड़ते हुए कौए ने सीधा सवाल किया, तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये बात इतनी अजीब थी कि महक के होंठों से घबराहट के मारे एक हल्की सी हंसी छूट गई। मगर उसकी आंखें अभी सहमी हुई थीं। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम एक कौवा हो, एक परिंदा, और मैं एक इंसान। हमारा और तुम्हारा कोई मेल ही नहीं है। ये कैसे मुमकिन है? कौए ने इस बात पर कोई बहस नहीं की। उसने सिर्फ खिड़की से उड़ान भरी और नीचे उस साफ चटाई पर आ गया और चटाई पर गोल गोल घूमते हुए एक अजीब सी लय में थिरकने लगा। वो कोई आम परिंदों वाली हरकत नहीं थी। उसकी हरकतों में एक गजब की नरमी और सलीका था। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत मंझा हुआ कलाकार बिना कुछ बोले अपने जज्बात बयान कर रहा हो। और फिर उसी थिरकन के बीच उसने एक नगमा गुनगुनाना शुरू किया। जब नगमा खत्म हुआ और कौवा उसके सामने आकर रुका, तो कुछ देर बाद महक ने गहरी सांस ली और बहुत ही सादे लफ्जों में कहा, अगर तुम्हारे दिल में जो बात है वो गलत इरादे से नहीं है, और अगर तुम्हारी नीयत साफ है, तो मैं हाँ कहती हूँ। ये सुनते ही कौए ने महक का शुक्रिया अदा किया। फिर महक वहां से उठ खड़ी हुई। उसने एक नजर झोंपड़ी पर डाली, एक नजर उस कौए पर, और फिर वो झोंपड़ी से बाहर निकल आई। उसने वापस वहीं पगडंडी पकड़ ली जो जंगल से होती हुई सीधा बाबा जी के घर तक जाती थी। जब महक गांव वापस पहुंची, तो सूरज ढलने को था। उस शाम जब तीनों बहनें अपने अपने सफर से वापस अपने आंगन में लौटीं, तो वहां एक बहुत गहरी खामोशी थी। बाबा जी आंगन के बीचों बीच नीम के पेड़ के नीचे अपनी उसी पुरानी चारपाई पर बैठे थे। उनके हाथ में चाय का एक प्याला था और वो किसी गहरी सोच में डूबे हुए थे। जब उन्होंने अपनी बेटियों के कदमों की आहट सुनी, तो उन्होंने अपना सिर उठाया। तीनों बहनें एक कतार में उनके सामने खड़ी थीं। फरीहा के माथे पर हल्की सी थकन थी, लेकिन उसके चेहरे पर बहुत खुशी थी। करीहा के गले में कोई चमकीली सी चीज नजर आ रही थी, जो शायद उसे तोहफे में मिली थी, और उसकी आंखों में आने वाले कल के ख्वाब तैर रहे थे। और महक महक का लिबास बिल्कुल सादा था। पैरों में धूल लगी थी, मगर उसकी निगाहों में एक ऐसा गहरा राज था जो वहां मौजूद किसी भी इंसान को नहीं पता था। बाबा जी ने चाय का प्याला नीचे रखा और सबसे पहली नजर अपनी बड़ी बेटी फरीहा पर डाली। हाँ बेटी फरीहा, बताओ वहां क्या हुआ? किसे चुना तुमने? फरीहा ने शर्माते हुए अपनी नजरें झुका ली। फिर बहुत ही धीमे और खुशगवार लहजे में बोली, अब्बा जान, मैंने खाला के बेटे सलामत को पसंद किया है। आपने कहा था कि जिधर पेड़ गिरे उधर जाना, और पेड़ भी बिल्कुल उसी तरफ गिरा था। खाला ने भी इस रिश्ते के लिए खुशी खुशी हाँ कर दी है। बाबा जी ने बहुत ही तसल्ली से मुस्कुराकर सिर हिलाया। फिर उन्होंने मंझली बेटी करीहा की तरफ देखा। और तुम बताओ करीहा, तुम्हारा सफर कैसा रहा? करीहा ने थोड़ा आगे बढ़कर अपनी चूड़ियों की हल्की सी खनक के साथ जवाब दिया, अब्बा जान, मैं जुनूब की तरफ गई थी।
वहां अम्मी की पुरानी सहेली के घर उनके बेटे सुल्तान से मुलाकात हुई। अम्मा जान ने भी हाँ कर दी है और सुल्तान ने भी इस रिश्ते के लिए हामी भर दी है। बाबा जी ने फिर गहरी सांस ली और फिर पूरे आंगन में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। बाबा जी की नजर अब महक पर पड़ी, जो अब तक बिल्कुल खामोश खड़ी थी। फरीहा और करीहा ने भी पलटकर महक को देखा कि वो अभी तक कुछ क्यों नहीं बोल रही है। फरीहा ने आंखों ही आंखों में करीहा को इशारा किया और फिर महक पर तंज कसते हुए बोली, क्या बात है महक, तूने अभी तक अपने दूल्हे के बारे में कुछ नहीं बताया? मुझे तो लगता है तेरे दूल्हे के दांत बहुत बड़े बड़े होंगे और उसके कान, वो तो शायद झोपड़ी की छत तक पहुंचते होंगे। तभी तो तू डर के मारे कुछ बोल नहीं पा रही है। महक उनकी बातों पर नाराज होने की बजाय मुस्कुरा रही थी। उसने बहुत ही इत्मीनान से कहा, तुम लोग मेरी बात मानो या ना मानो, लेकिन मेरा दूल्हा किसी शहजादे से कम नहीं है। उस रात बाबा जी के घर में एक बहुत ही अजीब सा माहौल था। फरीहा और करीहा अपनी अपनी शादी की बातों में पूरी तरह से मशगूल थीं। वो दोनों बातें कर रही थीं कि शादी पर चूड़ियां कौन से रंग की आएंगी, शादी के जोड़े कैसे होंगे, बारात कितनी बड़ी होगी और क्या क्या खाना पकेगा। मगर महक उन सब से दूर चुपचाप अपने छोटे से कमरे में बैठी रही। अगले दिन जब शाम ढल रही थी, आसमान पर धूप और छांव की लकीरें एक दूसरे से जुदा होने लगी थीं। गांव के उस छोटे से कच्चे घर में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। बाबा जी अपनी उसी पुरानी चारपाई पर बैठे हुए थे। उनके माथे पर सोच की सिलवटें थीं, मगर आंखों में एक अलग सा सुकून भी था। उनकी तीनों बेटियां घर के अंदर थीं। कोई शाम का खाना बनाने की तैयारी कर रही थी, कोई कुएं से लाया हुआ पानी मटकों में भर रही थी और कोई बस खामोश बैठकर अपने आने वाले कल के बारे में सोच रही थी। अचानक बाबा जी ने गला खंखार कर अपनी तीनों बेटियों को बाहर आंगन में बुलाया। उनकी आवाज सुनते ही तीनों लड़कियां अपना अपना काम छोड़कर बाहर आ गईं और एक कतार में बाबा जी के सामने खड़ी हो गईं। बाबा जी तीनों से बोले, मेरी बच्चियों, तुम तीनों ने अपने अपने लिए रिश्ते चुन लिए हैं। मुझे तुम तीनों की पसंद पर कोई शक नहीं है, मगर मैं एक बाप हूं और एक बाप का दिल तब तक पूरी तरह मुतमिन नहीं होता जब तक वो खुद हर चीज को परख ना ले। मैं सोच रहा था, क्यों ना तुम तीनों के होने वाले शौहरों का एक छोटा सा इम्तिहान लिया जाए। ये बात सुनते ही तीनों बेटियां बुरी तरह चौंक गईं। कैसा इम्तिहान अब्बा जान? फरीहा ने माथे पर बल डालते हुए पूछा। बाबा जी ने बहुत ही धीमे मगर वजनी लहजे में उन्हें समझाया, घबराने की कोई बात नहीं है। ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। तुम तीनों बस अपने अपने होने वाले शौहर के पास जाओ और उनसे मेरे लिए एक एक चाकू लेकर आओ। मगर एक बात का खास ख्याल रहे, चाकू ऐसा हो जो वो खुद अपनी मर्जी और खुशी से तुम्हें दें। कोई जबरदस्ती नहीं करनी, कोई बहाना नहीं बनाना। बस सीधा जाकर उनसे कह देना कि अब्बा जान ने मांगा है। जो वो खुशी से दें, बस वही लेकर वापस आना। बस इतनी सी बात, जैसे आपका हुक्म अब्बा जान, फरीहा ने मुस्कुराते हुए कहा। दोनों बड़ी बहनों ने झटपट अंदर जाकर अपने अपने दुपट्टे संवारे, हाथों की चूड़ियां खनकाईं और इठलाती हुई दरवाजे से बाहर निकल गईं। उन्हें पूरा यकीन था कि उनके होने वाले शौहर उन्हें गांव का सबसे बेहतरीन चाकू लाकर देंगे। फरीहा अपनी खाला के घर की ओर निकल पड़ी। उसके दिल में पूरा यकीन था और चेहरे पर एक जीत का इत्मीनान। करीहा भी उसी जुनून वाले रास्ते पर बढ़ चली। और महक महक ने चुपचाप अपने कमरे से अपनी पुरानी पोटली उठाई, अपने पैरों में घिसी हुई चप्पल पहनी और फिर से उसी रास्ते पर चल दी, जो गांव से दूर उस खामोश और कांटों से भरे जंगल की तरफ जाता था। मगर इस बार महक के दिल में वो पहले वाला डर नहीं था। इस बार उसके कदमों में एक तेजी थी और दिल में एक उम्मीद थी कि शायद वो कौवा, जो इंसानों की तरह इतनी समझदारी से बोलता है, वो उसके इस इम्तिहान को भी जरूर समझेगा। झाड़ियों से बचते हुए, नुकीले कांटों को चीरते हुए जब महक उस अजीब सी झोंपड़ी के सामने पहुंची, तो सूरज की आखिरी किरणें आसमान से उतर रही थीं। झोंपड़ी बिल्कुल वैसी ही शांत थी, मगर खिड़की पर बैठा वो काला कौवा जैसे आज उसका ही इंतजार कर रहा था। वो पहले से भी ज्यादा सजग, जिंदा और महक को देखकर खुशी से भरा हुआ लग रहा था। जैसे ही महक के कदमों की आहट झोंपड़ी के पास आई, कौए ने अपनी गर्दन घुमाई और बहुत ही मीठी आवाज में बोला, महक, मुझे पता था कि तुम लौट कर वापस आओगी। महक कुछ नहीं बोली। वो बस खामोशी से खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। उसकी सांसें तेज चल रही थीं
और चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। कौवा उसकी आंखों में बहुत गौर से देख रहा था। तुम बहुत परेशान लग रही हो। बताओ, क्या बात है? गांव में सब ठीक तो है? महक ने बिना कुछ छुपाए पूरी बात बारी बारी बयान कर दी। अब्बा जान का वो अचानक से लिया गया इम्तिहान, चाकू की मांग, बड़ी बहनों के तीखे ताने और अपनी दिल की उलझन, सब कुछ। कौवा उसकी बातें सुनकर कुछ देर के लिए बिल्कुल खामोश हो गया। वो अपनी जगह पर बैठा रहा। महक का दिल डूबने लगा। फिर कौए ने बहुत ही आहिस्ता से कहा, अगर मैं तुमसे कहूं कि मैं तुम्हें अब्बा जान के लिए एक चाकू दे सकता हूं, तो क्या तुम मेरी बात मानोगी? महक एकदम से चौंक गई। तुम? लेकिन ये कैसे मुमकिन है? तुम तो एक परिंदे हो। क्या तुम्हारे पास सच में कोई ऐसा चाकू है जो मैं अब्बा जान को दे सकूं? कौवा कुछ नहीं बोला, बस मुस्कुराने लगा। वो अपने परों को फड़फड़ा कर उड़ा और झोंपड़ी के अंदर मौजूद एक पुराने लकड़ी के संदूक के पास गया। वहां एक छोटा सा कपड़ा पड़ा हुआ था, जिस पर हल्की सी धूल जमी थी। कौए ने अपनी चोंच से वो कपड़ा बहुत ही सलीके से हटाया, और जैसे ही कपड़ा हटा, उसके नीचे से एक बेहद चमचमाता हुआ चाकू निकला। महक की आंखें हैरत से पूरी तरह फैल गईं। वो कोई मामूली लोहे या स्टील का आम औजार नहीं था, जिसे गांव के लोग इस्तेमाल करते हों। उस चाकू का हत्था खालिस चांदी से जड़ा हुआ था। उस चांदी पर बहुत ही बारीक और खूबसूरत नक्काशी की गई थी। ये चाकू, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी बहुत बड़े बादशाह का हो। महक के होंठों से बेसाख्ता निकला। कौए ने बहुत ही धीमे और गहरे लहजे में कहा, महक, मेरे पास दुनिया की हर चीज तो नहीं है, मगर मेरे पास जो कुछ भी है वो सब आज से तुम्हारा है। मैं तुम्हें इस चाकू की असलियत और अपनी कहानी एक दिन जरूर बताऊंगा, लेकिन आज वक्त कम है। तुम इसे हिफाजत से लेकर जाओ और अपने अब्बा जान के हाथों में रख दो। महक ने अपने कांपते हुए हाथों से उस ठंडे और भारी चाकू को उठाया। कुछ पल के लिए दोनों की नजरें मिलीं। बिना कुछ कहे उन्होंने एक दूसरे को तसल्ली दी, और फिर महक ने वहां से वापसी की राह पकड़ ली। घर के आंगन में फिर से वही सन्नाटा फैला हुआ था। बाबा जी अपनी चारपाई पर बैठे थे। उनके पास ही एक पुराना लकड़ी का संदूक रखा था, और सामने 3 छोटी कुर्सियां रखी थीं। तीनों बेटियां एक एक करके अपने हाथों में कुछ छुपाए हुए सामने आ गईं। सबसे पहले फरीहा आगे बढ़ी। उसने अपनी चादर के पल्लू से एक बहुत ही चमकीला और नया स्टील का चाकू निकालकर बाबा जी के सामने पेश किया। बाबा जी ने चाकू को हाथ में लिया। वह मजबूत था, आगे से नुकीला था। ठीक है बेटी, बाबा जी ने तसल्ली से कहा। फिर करीहा आगे आई। उसके हाथ में भी एक बहुत ही खूबसूरत पॉलिश किए हुए लकड़ी के हत्थे वाला लोहे का चाकू था। बुरा नहीं है, बाबा जी ने सिर हिलाया। ये गांव के किसी आम लोहार का नहीं, बल्कि किसी अच्छे कारीगर का बनाया हुआ लगता है। अब बारी थी महक की। फरीहा और करीहा ने एक दूसरे को देखकर तिरछी मुस्कान दी। उन्हें पूरा यकीन था कि महक खाली हाथ आई है या लकड़ी का कोई टुकड़ा ले आई है। महक बिल्कुल खामोशी से आगे बढ़ी। उसने अपने दुपट्टे में लपेटा हुआ वो शाही चाकू बहुत ही आहिस्ता से निकाला और धीरे से बाबा जी की हथेली में रख दिया। बाबा जी ने जैसे ही उस चाकू को देखा, उनके हाथ अचानक से रुक गए। उनकी बूढ़ी उंगलियां कांपने लगीं, और उनकी आंखें उस चाकू पर बनी हुई बारीक नक्काशी और उसकी चमक में जैसे खोसी गईं। ये ये चाकू, उनके मुंह से हक लाते हुए आवाज निकली। उन्होंने उस चाकू को उलट पलट कर बहुत गौर से देखा। उसकी धार, उसकी नायाब बनावट, उसका वजन और उसकी चांदी की चमक, हर एक चीज चीख चीख कर बता रही थी कि यह दुनिया की कोई मामूली चीज हरगिज नहीं है। ये चाकू तो किसी बहुत बड़ी सल्तनत के खजाने की चीज लग रहा है। ऐसा बेशकीमती चाकू तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा। किसी गांव वाले के पास ये होना तो दूर की बात है। ये सुनते ही फरीहा और करीहा के चेहरों की मुस्कान एक पल में सूख गई। वो दोनों घबरा कर आगे बढ़ीं और उस चाकू को देखने लगीं। और जब उन्होंने सच में उस शाही चाकू को देखा, तो उनके चेहरों पर वो ही हैरानी और सदमा था जो उन्होंने महक को देने का सोचा था। ये ये तू कहां से चुरा लाई? करीहा ने झेंपते हुए और धीमी आवाज में पूछा। तुझे ये किसने दिया? फरीहा ने जलन के मारे पूछा। महक ने उनकी किसी बात का बुरा नहीं माना। उसने बहुत ही सुकून भरे लहजे में सिर्फ इतना कहा, जिससे मैंने अपना रिश्ता किया है। बाबा जी ने महक की तरफ एक बहुत ही गहरी नजर से देखा, फिर उस चाकू की शाही चमक को देखा,
और फिर तीनों बेटियों के चेहरों को बारी बाबा बारी जान, देखते हुए प्लीज बोले, एक्सेप्ट दिस। आज मैंने तुम तीनों के ये क्या चुने है? हुए दूल्हों के मैं हाथ की ये कैसे ले पहचान देख सकता ली हूँ? है। You knew this अब day बस would come, उनकी बाबा। सूरत और सीरत देखना आई बाकी डिड। है। अगले दिन सुबह का वक्त था। बाबा जी तीनों बेटियों के सामने बैठे थे। उनके सामने लकड़ी की एक छोटी सी मेज थी, जिस पर वो तीनों चाकू रखे हुए थे। तीनों की बनावट अलग थी, तीनों की कीमत अलग थी, मगर उनका मतलब एक ही था। वो शख्स जिसने इन्हें भेजा है, वो वाकई क्या हैसियत और कैसी नीयत रखता है। बाबा जी ने एक बार फिर उस शाही चाकू की चमक को देखा, फिर अपनी बेटियों को देखा और बहुत ही साफ लफ्जों में बोले, मेरी बच्चियों, मैं तुम तीनों की पसंद और तुम्हारे लाए हुए इन तोहफों से खुश हूं, मगर मेरा दिल अभी पूरी तरह से मुतमिन नहीं हुआ है। मेरे दिल में अभी भी कुछ सवाल बाकी हैं। तो अब हमें क्या करना होगा अब्बा जान? फरीहा ने थोड़ी झुंझलाहट के साथ पूछा, क्योंकि उसे महक का वो चाकू बिल्कुल हजम नहीं हो रहा था। बाबा जी ने धीरे से कहा, हाँ बेटा, अब बस एक आखिरी इम्तिहान है। तुम तीनों अपने अपने होने वाले शौहर के पास दोबारा जाओगी और इस बार उनसे मेरे लिए एक अंगूठी लेकर आओगी। मगर मेरी शर्त वही रहेगी, याद रहे, कोई जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। अगर वो तुम्हें अपने पूरे दिल से और खुशी से वो अंगूठी दें, तभी उसे लेकर मेरे पास आना। तीनों बहनों ने बिना कोई बहस किए अपने बाप की ये बात भी मान ली। फरीहा फिर से अपनी खाला के घर की तरफ निकल पड़ी। इस बार उसके दिल में ये होड़ थी कि सलामत उसे कोई ऐसी अंगूठी दे जो महक के चाकू से भी ज्यादा कीमती हो। करीहा भी उसी जुनून वाले रास्ते पर चल पड़ी, जहां सुल्तान उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। और महक महक ने बिना एक भी लफ्ज कहे अपना दुपट्टा ठीक किया, अपनी खाली पोटली उठाई और फिर से उसी रास्ते पर बढ़ गई। वही जंगल का रास्ता, वही कांटे, वही खामोशी। मगर अब उसे ना कांटों की परवाह थी और ना ही रास्ता लंबा लगता था। जब महक वहां पहुंची तो खिड़की की चौखट पर वही काला कौआ बैठा था। उसकी गर्दन हल्की सी झुकी हुई थी, जैसे वो किसी बहुत गहरी सोच में डूबा हुआ हो। जैसे ही उसने महक की जानी पहचानी आहट सुनी, वो तुरंत सीधा बैठ गया। महक, तुम आज फिर आ गई? उसने बड़ी नरमी से पूछा। महक की आंखों में हल्की सी परेशानी थी। मेरे अब्बा जान ने आज एक और इम्तिहान रख दिया है। कौए ने बिना किसी घबराहट के अपनी गर्दन हिलाई। बताओ, इस बार उन्हें मेरी तरफ से क्या चाहिए? महक ने लफ्जों को समेटते हुए बहुत आहिस्ता से कहा, इस बार उन्होंने एक अंगूठी मांगी है, मगर उन्होंने फिर से यही कहा है कि कोई जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। अगर तुम खुशी से दे सको तो ही मैं ले जाऊंगी। कौए ने कुछ देर के लिए महक को बिना पलक झपकाए देखा। उसकी आंखों में आज कोई शिकवा या सवाल नहीं था, बल्कि एक अजीब सी, बहुत ही गहरी चमक थी। एक अंगूठी, उसने दोहराया। कौवा बहुत फुर्ती से खिड़की की मुंडेर पर चढ़ा और फिर कमरे के उस कोने में गया जहां कल वो संदूक रखा था, और चोंच में एक अंगूठी दबाकर ले आया। वो अंगूठी न तो पूरी तरह सोने की थी, न चांदी की, बल्कि एक ऐसे धातु की थी जो महक ने पहले कभी नहीं देखा था। मगर उसकी सबसे खास बात उसकी बनावट थी। उस अंगूठी के ऊपर एक बहुत पुराना और गहरा निशान उभरा हुआ था, बिल्कुल ऐसा जैसे किसी बहुत बड़े शाही खानदान की कोई मुहर या निशानी हो। ये अंगूठी मेरी अपनी तो नहीं, मगर मैं जिससे जुड़ा हूं, ये उसकी सबसे खास निशानी है, कौए ने बहुत ही धीमे और उदास लहजे में कहा। महक ये सुनकर चौंक गई, मगर उसने उससे कोई सवाल नहीं किया कि वो इंसान कौन है जिससे वो जुड़ा है। उसने सिर्फ मुस्कुराकर पूरी इज्जत के साथ उस अंगूठी को रुमाल समेत उठा लिया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, महक ने कहा। कौए ने उसे देखते हुए सिर्फ एक बात और कही, ये इम्तिहान अब सिर्फ मेरा नहीं, तुम्हारा भी है महक। चलो, अब तुम जाओ। शाम होने तक तीनों बहनें एक एक करके वापस अपने घर लौट आईं। जब फैसला सुनाने का वक्त आया तो फरीहा ने बड़ी शान से एक मोटे सुनहरे हत्थे वाली सोने की अंगूठी बाबा जी के सामने रखी। उसे देखकर बाबा जी बोले, ठीक है बेटी, अंगूठी अच्छी है, मगर ये थोड़ी भारी और दिखावे वाली लग रही है। करीहा ने भी अपनी अंगूठी पेश की। वो चांदी की थी, बहुत ही सीधी सादी और बिना किसी सजावट के। ठीक है, बाबा जी बोले, ये काम की तो लग रही है, मगर इसके पीछे कोई कहानी या गहराई नहीं है। फिर महक की बारी आई। महक चुपचाप आगे बढ़ी। उसने बहुत ही सलीके से वो सफेद रुमाल खोला और वो नक्काशी वाली शाही अंगूठी बाबा जी की हथेली में रख दी।
बाबा जी ने जैसे ही उस अंगूठी को देखा, उनकी सांसें कुछ पलों के लिए जैसे उनके गले में ही अटक गईं। वो उस अंगूठी को अपनी आंखों के बिल्कुल नजदीक ले आए और उसकी नक्काशी को पढ़ने लगे। उनकी उंगलियां उस उभरे हुए निशान को छू रही थीं और उनके हाथ कांप रहे थे। ये ये निशान तो वो बिल्कुल चुप हो गए। उनके चेहरे का रंग बदल गया। ये निशान, ये मुहर, ये तो मैंने अपनी जवानी में गांव के एक बहुत पुराने दस्तावेज में देखा था। ये तो किसी बहुत दूर के और बहुत बड़े शाही घराने की मुहर है। ये अंगूठी किसी बादशाह के चिराग की है। ये सुनते ही फरीहा और करीहा बिल्कुल पत्थर जैसी बन गई। अब उनके पास महक का मजाक उड़ाने के लिए कोई भी लफ्ज नहीं बचा था। बाबा जी ने एक बहुत ही गहरी सांस ली, अपनी बेटियों को प्यार से देखा और कहा, मेरी बच्चियों, अब जब तुम्हारे लाए हुए चाकू और अंगूठी दोनों ने मेरे दिल का सारा शक मिटा दिया है, तो मैं चाहता हूं कि अब तुम तीनों अपने अपने होने वाले दूल्हों को इस घर में लेकर आओ। मैं खुद अपनी आंखों से देखना चाहता हूं कि जिनके साथ तुम अपनी पूरी जिंदगी बांटने जा रही हो, वो वाकई इस रिश्ते के लायक हैं या नहीं। तीनों बहनों ने खुशी खुशी हामी भर दी। अगले ही रोज सुबह सुबह तीनों बहनें अपने अपने रास्ते निकल पड़ी। जब महक जंगल पार करके उस झोपड़ी के पास पहुंची, तो आज झोपड़ी की खिड़की खुली हुई थी और वो काला कौवा अंदर किसी काम में मशगूल था। जैसे ही उसकी नजर महक पर पड़ी, उसकी चोंच से हल्की सी सीटी निकली, जैसे वो अपनी खुशी जाहिर कर रहा हो। आ गई तुम? उसने प्यार से पूछा। हाँ, महक ने मुस्कुराकर जवाब दिया और बहुत ही आराम से कहा, अब्बा जान ने कहा है कि आज हम अपने अपने दूल्हों को घर लेकर जाएं। वो तुमसे मिलना चाहते हैं। ये सुनते ही कौवा कुछ लम्हों के लिए बिल्कुल खामोश हो गया। वो खिड़की से नीचे उतरा और थोड़ा सोच में पड़ गया। फिर उसने बहुत धीमे से पूछा, महक, मुझे इस हालत में देखकर तुम्हारे अब्बा क्या सोचेंगे? पब्लिक क्या कहेगी? महक ने बिना झिझके उसकी चमकदार आंखों में झांका और फिर बहुत ही इत्मीनान से बोली, मेरे अब्बा जान बहुत अच्छे और समझदार इंसान हैं और मुझे दुनिया की कोई परवाह नहीं है। कौए ने एक गहरी सांस ली, फिर बोला, तो चलो महक, अपना सफर शुरू करते हैं। आज कौवा थोड़ा तैयार था। गले में मोतियों का छोटा हार पड़ा था। दोनों जंगल से बाहर निकलने लगे। पेड़ों की सरसराहट अब धीरे धीरे पीछे छूट रही थी और एक नया मंजर सामने खुल रहा था। रास्ते में उन्होंने कभी पगडंडी पार की, कभी पत्थरों वाला रास्ता तय किया और फिर चलते चलते एक बहुत बड़ी नदी उनके सामने आ गई। इस नदी को पार करने के लिए एक पुराना लकड़ी का पुल बना हुआ था। महक और वो कौवा दोनों धीरे धीरे उस पुराने लकड़ी के पुल पर आगे बढ़ रहे थे। महक के दिल में आज एक हलचल सी हो रही थी और कौए की चाल में कुछ अलग सा ठहराव आ गया था। ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों किसी अनदेखे और अनजाने अंजाम की तरफ बढ़ रहे हों। लेकिन तभी पुल के दूसरे किनारे से एक लंबा चौड़ा आदमी आता दिखाई दिया। वो आदमी सिर से पैर तक एक काले लिबास में लिपटा हुआ था। उसकी चाल बहुत धीमी मगर भारी थी। उसका चेहरा अब भी साफ नजर नहीं आ रहा था, मगर उसकी मौजूदगी इतनी भारी लग रही थी जैसे कोई बुरा साया अंधेरे से निकलकर रोशनी की तरफ बढ़ रहा हो। वो आदमी जब चलते चलते महक और कौए के बिल्कुल करीब पहुंचा, तो अचानक रुक गया। फिर वो जोर जोर से और बहुत ही भयानक तरीके से हंसने लगा। उसकी हंसी ऐसी थी जो सीधा दिल में चुभ रही थी। अरे वाह, ये तो एक कौआ है, उसने तंज कसते हुए कहा। और देखो तो सही, कैसा दूल्हा बना फिर रहा है। क्या मजाक है ये? महक अभी कुछ समझ भी नहीं पाई थी कि उस अजनबी आदमी ने अचानक अपना भारी पैर उठाया और एक जोरदार ठोकर कौए को मारी। धप! कौवा इस अचानक हुए हमले से बुरी तरह लड़खड़ाया और इससे पहले कि महक उसे पकड़ पाती, अगले ही पल वो पुल की लकड़ी की रेलिंग से टकराकर सीधे नीचे उस गहरी और तेज बहती नदी में जा गिरा। नहीं! महक के हलक से एक जोरदार चीख निकली। उसके पांव वहीं के वहीं जमीन पर जम गए। कौआ, उसका साथी, उसका हमराज उस तेज नदी में गिर चुका था। महक बदहवास होकर रेलिंग की तरफ दौड़ी, मगर बहुत देर हो चुकी थी। उसने बस एक पल के लिए पानी में उठता हुआ वो काला पर देखा और फिर नदी का तेज बहाव उसे अपने साथ बहुत दूर ले गया। पानी की लहरों ने उसे पूरी तरह निगल लिया था। महक ने गुस्से, तकलीफ और आंसुओं में डूबकर उस काले लिबास वाले आदमी से पूछा, तुमने ये क्या कर दिया? तुमने क्यों मेरे शौहर को नदी में फेंक दिया?
तुम्हारा क्या बिगाड़ा था उसने? वो आदमी एक बार फिर हंसा, मगर अब उसकी आवाज में एक अजीब सा सुकून और तंज था। शौहर? अरे पगली, वो तो सिर्फ एक कौवा था। तुम्हारा दूल्हा कैसे हो सकता है भला? एक मामूली सा परिंदा, और तुम एक इंसान। ये तो होना ही था। इतना कहकर वो आदमी बिना पीछे देखे अपनी उसी भारी चाल के साथ वहां से चला गया। अब उस पुल पर महक बिल्कुल अकेली रह गई थी। वो टूटकर वहीं उस लकड़ी के पुल पर बैठ गई। उसकी आंखें लगातार नदी के तेज बहाव को देखती रहीं, इस उम्मीद में कि शायद पानी की लहरों से उसका साथी लौट आएगा। मगर कोई नहीं आया। पानी खामोशी से बहता रहा। आंसू उसके गालों पर बिना रुके बहते रहे। मैं तुझे नहीं बचा सकी, वो सिसकते हुए खुद से बड़बड़ाई। तू मेरा दूल्हा था, और मैं तुझे बस एक परिंदा समझती रही। मैंने तुझसे कभी कुछ पूछा नहीं, कभी तेरी उदासी को समझा नहीं, बस चुपचाप तेरा साथ चाहा। और आज, आज जब मैंने तुझे हमेशा के लिए खो दिया है, तब मुझे समझ आ रहा है कि तू मेरे लिए क्या था। वो देर तक खुद से बातें करती रही, रोती रही। काफी देर तक उस पुल पर रोने और बैठने के बाद, जब आसमान पर शाम का रंग उतरने लगा और अंधेरा छाने लगा, महक ने बहुत हिम्मत करके धीरे धीरे अपने आंसू पोंछे, अपना दुपट्टा संभाला और भारी कदमों के साथ उसी पुल से वापस गांव की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन जैसे ही उसने वो लकड़ी का पुल पार किया और वो नदी के दूसरे किनारे पर पहुंची, उसने सामने जो मंजर देखा, उसकी सांसें एकदम से रुक गईं। महक वहीं की वहीं ठिठक गई। उसकी आंखें हैरत से पूरी तरह फैल गईं। उसका टूटा हुआ दिल फिर से जोर जोर से धड़कने लगा, क्योंकि नदी के ठीक उस पार एक ऊंचे से साफ पत्थर पर बैठा था एक बेहद खूबसूरत नौजवान लड़का। उस लड़के ने गुलाबी रंग का एक बहुत ही शानदार और कीमती रेशमी लिबास पहना हुआ था, और उसके सिर पर एक चमकता हुआ सुनहरा ताज रखा था। वो लड़का दिखने में इतना खूबसूरत था कि नजरें ना हटें, मगर उसकी आंखों में वही अजीब सी नरमी और गहराई थी जो महक ने पहले कहीं देखी थी। महक को लगा जैसे वो कोई ख्वाब देख रही है। उसने अपनी आंखें मसल लीं, फिर दोबारा गौर से देखा। मंजर वही था। क्या ये सच है? ये कौन है? ये शहजादा अचानक यहां इस जंगल के किनारे कहां से आ गया? महक के होंठों से खुद ब खुद बहुत आहिस्ता से निकला, जरूर ये किसी बहुत दूर के मुल्क का शहजादा है जो रास्ता भटक गया है। वो धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाती हुई उस नौजवान शहजादे की तरफ बढ़ने लगी। उस लड़के की आंखें सीधा महक की आंखों से टकराईं। उन आंखों में एक जानी पहचानी सी कशिश थी। महक उसके बिल्कुल पास पहुंची। उसके लहजे में ढेर सारे सवाल भी थे और एक अजीब सी घबराहट भी। तुम कौन हो? क्या तुम किसी दूर मुल्क के शहजादे हो? तुम यहां इस वीराने में क्या कर रहे हो? उस लड़के ने बहुत ही हल्की और सुकून भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया, मगर उसकी आवाज में वही गहराई और ठहराव था। पहले तुम मेरे साथ चलो, तुम्हारे घर की तरफ। रास्ते में मैं तुम्हें सब कुछ तफसील से बताऊंगा। महक कुछ पल के लिए ठिठकी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस अजनबी के साथ चले या नहीं, मगर फिर उस आवाज के जादू ने उसे मजबूर कर दिया और वो उसके साथ साथ कदम मिलाने लगी। महक अब भी ख्यालों में उलझी हुई थी। उसे रहा नहीं गया। अब तो बता दो, तुम आखिर हो कौन? और तुम्हारा मुझसे क्या रिश्ता है जो तुम मेरे घर चलना चाहते हो? उस लड़के ने चलते चलते रुककर महक की तरफ देखा। मेरा नाम है शहजादा शाहबाज खान, और महक, मैं कोई अजनबी नहीं हूं। मैं वही हूं, वही काला कौआ जिसे तुमने बिना किसी परवाह के अपनाने की हिम्मत की थी। महक की चाल एकदम से रुक गई। वो पत्थर की तरह खड़ी हो गई। क्या तुम तुम वही कौआ हो? हैरत के मारे उसके होंठ बुरी तरह कांपने लगे। शहजादे ने बहुत ही नरमी से जवाब दिया, हाँ महक, मैं ही वो कौवा हूं जिससे तुमने बिना शक किए, बिना कोई शर्त रखे मोहब्बत की। मैं हमेशा से एक इंसान ही था, मगर एक बहुत ही खतरनाक जादू की गिरफ्त में फंसा हुआ था। क्या वाकई तुम एक शहजादे हो? लेकिन यह सब हुआ कैसे? शहजादा शाहबाज खान ने रुककर जमीन से एक छोटा सा पत्थर उठाया और उसे मुस्कुराते हुए नदी के पानी में फेंका। ये जादू सिर्फ और सिर्फ तब तक के लिए था जब तक कोई इंसान इस दुनिया में मुझे इसी परिंदे के रूप में अपना नाम मान ले, मुझसे मोहब्बत ना कर ले,
और उस जादू के टूटने की आखिरी शर्त यह थी कि जब वो इंसान मुझे दिल से अपना लेगा तो किसी और के हाथ से मुझे अपनी मर्जी के बिना नदी में गिरना होगा। मैंने तुम में वो सच्चाई और वो मोहब्बत देखी महक। और आज जब वो अजनबी शख्स वहां पुल पर अचानक से आ गया और उसने नफरत से मुझे ठोकर मारकर नदी में गिरा दिया, तो उस जादू का असर हमेशा के लिए टूट गया। महक के होंठों पर अब कुछ भी कहने की ताकत नहीं बची थी। उसकी आंखों में सिर्फ भरोसा था और सामने चल रहा वो इंसान जो अब उसका दूल्हा, उसका हमसफर, उसका हमराज था। अब वो दोनों साथ साथ चल रहे थे। रास्ता वही जंगल की पुरानी पगडंडी का था, मगर इस बार महक को पैरों में चुभने वाले वो कांटे महसूस नहीं हो रहे थे, क्योंकि उसका दिल अब पूरी तरह से खुशी और सुकून से भर चुका था। गांव के उस घर के आंगन में हल्की हल्की धूप खिल चुकी थी और नीम की छांव एक बार फिर जमीन पर सुकून से बिछी हुई थी। बाबा जी अपनी उसी पुरानी चारपाई पर बैठे हुए थे। उनके सामने आज दो दूल्हे खड़े थे, सलामत और सुल्तान, और उनके साथ उनकी दुल्हनें थीं, फरीहा और करीहा, जो अब अपने अपने नए और चमकदार कपड़ों में बहुत ही शर्माई सी खड़ी थीं। मगर वहां मौजूद हर शख्स की नजरें सिर्फ उस एक रास्ते पर टिकी थीं, जहां से महक को आना था। फरीहा और करीहा अंदर ही अंदर खुश थीं कि आज महक को सबके सामने बहुत शर्मिंदा होना पड़ेगा। और फिर दूर से पगडंडी पर दो परछाइयां आती हुई दिखाई दी। फरीहा और करीहा के चेहरे पर जो गुरूर था वो पहले भारी हैरानी में बदला और फिर एक हल्की सी मगर बहुत गहरी हसरत और जलन में डूब गया। उनके होश उड़ चुके थे। बाबा जी ने दोनों को अपनी तरफ आते देखा। उन्होंने अपना हाथ अपने दिल पर रखा। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। महक और शहजादा फखर जमान आकर ठीक बाबा जी के सामने रुके। महक ने बहुत धीमे और अदब भरे लहजे में कहा, अब्बा जान, ये हैं मेरे शौहर, मेरा शहजादा, बिल्कुल वैसा ही जैसा मैंने आपसे कहा था। बाबा जी की आंखें खुशी से नम हो गईं। उन्होंने आगे बढ़कर शहजादे के सिर पर हाथ रखा। उनके होंठों पर एक बहुत बड़ी और तसल्ली भरी मुस्कुराहट थी। मेरी बच्ची, तूने एक लम्हे के लिए भी अपनी बात से मुंह नहीं मोड़ा, और आज तेरी वो ही सच्चाई मेरी आंखों के सामने एक शहजादा बनकर खड़ी है। मैं आज बहुत खुश हूं, बहुत फक्र महसूस कर रहा हूं कि मेरी परवरिश और मेरी सीख बिल्कुल गलत नहीं गई। फरीहा और करीहा ये सब देखकर थोड़ी देर के लिए बिल्कुल चुप रहीं। फिर उन्होंने धीरे से एक दूसरे की तरफ देखा और फिर महक और उसके शहजादे की तरफ। उनकी आंखों में एक साफ हसरत थी, मगर अब वो कोई ताना नहीं मार सकती थीं, कोई शिकायत नहीं कर सकती थीं। काश, काश हमारा पेड़ भी उस दिन जंगल की तरफ ही गिरा होता। फरीहा ने बहुत धीरे से अफसोस के साथ कहा। शायद फिर हम भी आज किसी शहजादे से ही मिलती। करीहा ने भी लंबी सांस लेते हुए उसमें बात जोड़ी। मगर अब तो वक्त उनके हाथ से रेत की तरह निकल चुका था। बाबा जी ने अपनी तीनों बेटियों को पास बुलाया और कहा, अब जब तुम तीनों ने अपने अपने शौहर को पहचान लिया है और अपनी मंजिलें चुन ली हैं, तो मेरी अब बस यही ख्वाहिश है कि तुम्हारा ये रिश्ता हमेशा महफूज रहे और तुम सब खुश रहो। फरीहा ने सलामत से शादी कर ली। उनकी शादी बहुत सादगी से हुई, मगर वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। करीहा ने सुल्तान का हाथ थाम लिया। उनके रिश्ते में थोड़ी समझदारी थी और कल की थोड़ी उम्मीदें थीं। और महक महक की शादी पूरे गांव के सामने पूरे शाही अंदाज में शहजादा फन्नरजमान से हुई। एक ऐसी अनोखी शादी जो किसी लालच या शक्लो सूरत की नहीं, बल्कि सिर्फ दिल से दिल की थी। शादी के अगले दिन जब विदाई से पहले तीनों बहनें घर के आंगन में एक साथ बैठीं, तो फरीहा ने महक का हाथ पकड़कर बहुत ही प्यार और थोड़ी सी शर्मिंदगी से कहा, मेरी छोटी बहन, तू बिल्कुल सही थी। तेरी उस खामोशी में एक ऐसी तेज आवाज थी जिसे हमने कभी सुनने की कोशिश ही नहीं की। महक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मोहब्बत वो है जो किसी की शक्ल या कपड़ों से नहीं, बल्कि उसके दिल से शुरू होती है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, घंटी जरूर दबाएं।